हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की जो आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है यानी 4th ग्रेड का जो सितंबर में एग्जाम है उसकी जो तैयारी है वो आपकी एकदम अच्छी और शानदार सिलेक्शन वाली चल रही है। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया कि आज हम आपके बीच में चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास है ये आपके बीच में लेकर आ गए। देखो विद्यार्थियों, मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले एक ही बात बोल रहा हूँ, मेरे कहने पर एक बार आप इस क्लास को कंप्लीट देख लेना। अंत में है ना आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। ठीक है, ऐसी क्लास आपने यूट्यूब के इतिहास में कहीं पर भी नहीं देखे। एक एक क्वेश्चन का आपका लेवल रखा गया है, एक एक शानदार और इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो मेरे कहने पर क्लास को एकदम अच्छे से देखना। और इस क्लास की थोड़ी सी मैं विशेषता आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो विद्यार्थियों, इस क्लास की विशेषता यह है कि इसमें आपके जैसे सिलेबस पर आधारित पाठ्यक्रम आपका, ठीक है, जैसे सिलेबस पर आधारित आपके टॉपिक है उनसे क्वेश्चन लिए गए हैं। यानी पूरी क्लास आपकी कंप्लीट क्लास आपके सिलेबस पर आधारित है। इसमें जैसे आपके 5 क्वेश्चन है वो राजस्थान की पॉलिटिकल के हैं, 5 क्वेश्चन आपकी इंडिया की पॉलिटिकल के हैं, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं, 5 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं, 20 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के हैं, 20 क्वेश्चन आपके कला संस्कृति और इतिहास के हैं, 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं, उसमें 5 राजस्थान के और 5 इंडिया के हैं। यानी कंप्लीट क्लास आपकी पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो क्लास को एकदम अच्छे से देख लेना, ठीक है। और इस क्लास का मैं एक टारगेट रख रहा हूँ 5000 लाइक का, ठीक है। इस क्लास का एक मैं छोटा सा टारगेट रख रहा हूँ 5000 लाइक का। अगर आप ये लाइक कंप्लीट कर देते हो ना तो मैं आपके बीच में नेक्स्ट ऐसी क्लास एक और लेकर आऊँगा। देखो विद्यार्थियों, आपको लाइक कब करना है? अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना तब ही आपको लाइक करना है, अन्यथा आप मत करना भाई, ठीक है। मेरे कहने पर एक बार आप क्या कर देना, लाइक कर देना। 5000 का आपका लाइक का टारगेट है। और अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्लास को कंप्लीट देखना। एक अपना जो छोटा सा टारगेट है 5000 लाइक का वो आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। 1 घंटे की क्लास है, मेरे कहने पर कंप्लीट देख लेना। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है और डिस्क्रिप्शन होती है ना, डिस्क्रिप्शन उसके नीचे भी आपकी दे रखी है। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। देख लो भाई, एक क्वेश्चन में आपको एक बात है ना वो मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले ही बताता हूँ। जो आपके क्वेश्चन है ना उनका क्रम है ना वो आपका मिक्स में चलता जाएगा। जैसे जीके का क्वेश्चन आ गया, साइंस का आ गया, हिंदी का आ गया, करंट अफेयर का आ गया, वापस जीके का आ गया, कंप्यूटर का आ गया। ऐसे आपका ये क्रम है, ये चलने वाला है। क्योंकि अध्ययन बोर्ड आपको बताए पेपर में मिक्स क्वेश्चन ये डालता है, ठीक है। आरपीएससी की तरह अलग अलग नहीं होता है कि हिंदी का अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, ऐसा नहीं होता है। मिक्स में क्वेश्चन आपके चलेंगे। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन ना वैसे ही क्लास में आपकी मिक्स में क्वेश्चन चलने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन शानदार है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि महल, ठीक है, महल में एक चित्र गैलरी की स्थापना किसने की? महल में एक चित्र गैलरी की स्थापना किसने की जिसे तस्वीरों और कारखानों कहा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। प्रश्न पहला ही आपका क्या कह रहा है कि महल में एक चित्र गैलरी है, इसकी स्थापना किसने की थी? जिसको तस्वीरों और कारखाना कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तस्वीरों और कारखाना कहा जाता है। तो ये स्थापना किसने की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक तो है महाराणा जय सिंह, एक है महाराणा अमर सिंह, एक है महाराणा उदय सिंह, एक ऑप्शन आपका है महाराणा जगत सिंह। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 4 है ना ये राइट हो जाएगा, यानी महाराणा जगत सिंह। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आप शॉर्ट भाषा में याद कर लो, ठीक है, शॉर्ट लैंग्वेज में याद कर लो कि तस्वीरों और कारखानों है इसकी स्थापना किसने की? महाराणा जगत सिंह ने की। एक बात आपको मैं और बता देता हूँ, ये कि 1 घंटे की क्लास है। अगर आप साथ में क्वेश्चन लिखना चाहो ना तो भी आप लिख सकते हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात मैं आपको वापस पुनः बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है ये देख लो। हिंदी का प्रश्न आ गया, बोला था ना मिक्स क्वेश्चन आपके डाले गए हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम आपको बताना है कि विलोम शब्द आपका क्या होगा। अनवृष्टि होगा, मंदवृष्टि होगा, या फिर अनावृष्टि होगा, या फिर समावृष्टि होगा। यानी अतिवृष्टि का आपको विलोम बताना है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे 3 है ना, 3, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। यानी अतिवृष्टि का आपका विलोम अनावृष्टि हो जाएगा। और एक बात मैं आपको ये भी बताता हूँ, विलोम शब्द से रिलेटेड एक क्वेश्चन कन्फर्म डेफिनेटली आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों ये देख लो, करंट का प्रश्न आ गया है भैया आपके लिए। करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहा है। ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है कि राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है जो खुद को, ठीक है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो
वेस्ट मॉडल के रूप में बदल रहा है। तो वो राजस्थान का कौन सा गांव है? रणकपुर है, विजयपुर है, मंडावा है या फिर आंधी है? तो इसमें आपका विकल्प नंबर 4 है ना, ये राइट हो जाएगा। इसमें आपका कौन सा गांव हो जाएगा? आंधी गांव हो जाएगा। राजस्थान का आंधी ऐसा गांव है जो खुद को है ना ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से जीरो वेस्ट मॉडल के रूप में बदल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, ये देख लो। राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बीच में आया है और राजस्थान की ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपका हर एग्जाम में देखने को मिलता है। पटवार, वीडियो, 3rd ग्रेड, ठीक है, पशु परिचर, सीईटी सब एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न क्या करे कि भाखड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित राज्यों का संयुक्त उद्यम है। यानी भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हाल ही में जो दिसंबर में पशु परिचर का एग्जाम हुआ था ना, सबसे पहली शिफ्ट में, ठीक है, प्रथम शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। और हाल ही में 3 जून को पता नहीं कौन सा पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसमें आपका विकल्प नंबर है ना, ये थोड़ा सा 2 है ना, इस पर ध्यान दे लो भाई। यानी पंजाब, हरियाणा और गुजरात, ठीक है, ये थोड़ा सा नाम सही कर लो, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 आपके क्या हो जाएंगे? राज्य हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ये देख लो भाई, क्लास में बोला था ना, मजा आ जाएगा, बस एक बार अच्छे से देख लेना। सारे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप खुद है ना क्लास को एकदम अच्छे से देख लेते हो ना, तो आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। और 5000 लाइक का टारगेट अगर आप कंप्लीट कर देते हो इस वीडियो पे, इस क्लास पे, तो आपके बीच में ऐसी ही नई क्लास, ऐसा ही वीडियो मैं आपके बीच में एक और लेकर आऊँगा। अगर क्लास अच्छी नहीं लगी ना, तो आप डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर, माइक्रोफोन। देखो विद्यार्थियों, एक तो होती है इनपुट डिवाइस, एक होती है आउटपुट डिवाइस। और ये आरएसएसबी का फेवरेट टॉपिक है यहाँ से, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ से। एक तो इनपुट का, एक आउटपुट का। क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा? या तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, या आएगा कि कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, या फिर आ जाएगा कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, या फिर आ जाएगा कि कौन सी आउटपुट डिवाइस है। यानी बात एक ही है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, उसको बदला जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझना भाई, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन, ये तीनों ही है ना, ये तीनों ही आपके इनपुट डिवाइस है भाई, ध्यान रखना। ये तीनों ही क्या है? इनपुट डिवाइस है। किंतु परंतु बट लेकिन प्रिंटर ना, प्रिंटर ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ये आपका एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखना। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। विकल्प नंबर आपका यहाँ से 3 राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये देख लो, हाल ही में ये किसका एग्जाम हुआ था? शायद पशुधन सहायक का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। अगर आप इसको उतारना चाहो तो लिख भी ले लेना, ठीक है, लिख भी इसको ले लेना, लिखना इसको, नोट्स बना लेना, यानी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रहालय अध्यक्ष किसे बनाया गया? थोड़ा सा डीप और लेवल का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रहालय अध्यक्ष ये किसे बनाया गया? कोमल कोठारी को, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को, कविराज श्यामलदास को, या फिर बाबूजी चतुरसिंह को? तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका 4 है ना, ये राइट हो जाएगा। यानी बाबूजी चतुरसिंह है, इनको राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रहालय अध्यक्ष है ये बनाया गया था। और ये आपकी जो राजपूताना संग्रहालय है, ये आपकी कौन से जिले से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अजमेर से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन क्या करें? सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? राजस्थान की भूगोल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिलीसेट झील है, ये राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? ये पूरा मॉडल पेपर आपका रहने वाला है। अंत में आप खुद कमेंट करके बताना कि सर जी हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको अंत में कमेंट करके बतानी है। आगे आपके सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन ये डाले गए हैं। तो सिलीसेट झील है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर, अलवर, राजसमंद, उदयपुर। और यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ई है। ये थोड़ा सा आपको पता है, हर पेपर में आता है कि इन 4 में से आपको अगर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना होता है? विकल्प ई का ऑप्शन है ये चूज करना होता है, ठीक है। तो इसमें आपका सिलीसेट झील है, ये कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अलवर के अंदर। अगला क्वेश्चन। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? ये देख लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हिंदी से।
प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से लू प्रत्यय का कौन से शब्द में प्रयोग सही नहीं हुआ है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से लू प्रत्यय का कौन सा प्रयोग सही नहीं हुआ है। जैसे कृपालु, संकालु और जुजालु या फिर दयालु। तो इसमें देखो कृपालु है, इसमें लू प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। संकालु है, इसमें भी हुआ है। दयालु है, इसमें भी हुआ है। किंतु परंतु बट जुजालु है ना, ये कोई शब्द नहीं होता है। हमें प्रत्यय और उपसर्ग की कैसे पहचान करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रत्यय और उपसर्ग की हमें पहचान कैसे करनी है। कोई भी आपको जैसे शब्द दे दे तो उसमें आपको मूल शब्द अलग निकालना है और प्रत्यय और उपसर्ग अलग निकालना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रयोग हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसमें देखो पहले में कर्पा, ये आपका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, और लू इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। और फिर देखिए विकल्प नंबर 2 में शंका इसमें मूल हो जाएगा और लू इसमें प्रत्यय हो जाएगा। 4 नंबर में देखिए दया मूल हो जाएगा और लू इसमें प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन जुजा कोई मूल शब्द थोड़ी ना है, तो इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी, प्रश्न को वापस देखना, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता ये सबसे कम होती है, ये बताना है भाई। जल धारण क्षमता है ये राजस्थान की किस मिट्टी की सबसे कम होती है। जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, काली मिट्टी। देखो जल धारण क्षमता है ना, ये सबसे कम आपकी रेगिस्तानी मिट्टी की होती है, जो आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी ये आपको पूर्वी मैदान है ना, पूर्वी मैदान जैसे अलवर, जयपुर, दौसा उस साइड का क्षेत्र है ना, भरतपुर हो गया उस साइड का, वहां पे देखने को मिलती है। काली मिट्टी आपको राजस्थान के दक्षिणी भाग में देखने को मिलती है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़ इस साइड में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये देख लो, करंट का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न देखो भाई, प्रश्न बोल रहा है कि फरवरी 2025 तक कौन सा राज्य, वापस पढ़ना क्वेश्चन को, फरवरी 2025 तक कौन से राज्य के रेलवे स्टेशन में सबसे ज्यादा सोलर प्लांट है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। तो फरवरी 2025 तक कौन से राज्य के रेलवे स्टेशन में सबसे ज्यादा सोलर प्लांट है। महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो विकल्प नंबर 2 है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। यानी राजस्थान का जो रेलवे स्टेशन है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट है। और ये बात कब की है, ये फरवरी की बात है। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, राजस्थान में बनीवाला की ढानी नीमका थाना के अंदर आपको पता है स्थित है, तो ये किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये देख लो, राजस्थान की भूगोल जियोग्राफी से जो आपका खनिज टॉपिक है ना, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में बनीवाला की ढानी है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपकी हो जाएगी तांबा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। किसके लिए हो जाएगी, तांबा के लिए हो जाएगी, क्योंकि झुंझुनू में आपको पता है सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, तांबा। और जो खेतड़ी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपके कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी डाउट आपके यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है। क्वेश्चन को वापस पढ़ना, पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है। क्वेश्चन को छोटी सी भाषा में समझो, शॉर्ट लैंग्वेज में समझो। प्रश्न आपको ये बोल रहा है कि राज्यपाल को हटाने की शक्ति किस में निहित होती है, किसके अंदर होती है। विधानसभा के अंदर होती है, मुख्यमंत्री के अंदर होती है, सभापति के अंदर होती है, या फिर राष्ट्रपति के अंदर होती है। राज्यपाल को कौन हटा सकता है, अरे राज्यपाल को सर जी राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है राज्यपाल को, राष्ट्रपति है ना, वो हटा सकता है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। थोड़ा सा मुख्यमंत्री के बारे में जान लेना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के अंदर होती है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति है ना, ये कौन करता है, ये नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी थोड़ी ये पॉलिटिकल की बेसिक बातें है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। और 4th ग्रेड में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल में 100% पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, राजस्थान में मौजूदा या फिर राजस्थान में मौजूद राष्ट्रीय राज्य मार्गों की अनुमानित लंबाई का चयन करें। और हमें ये जो लंबाई है ना, ये 2022 के अनुसार बतानी है, 22 तक बतानी है। किसकी बतानी है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की।
नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है राजस्थान में? तो नेशनल हाईवे की लंबाई आपकी हो जाएगी 10,700। कितनी हो जाएगी? 10,700 हो जाएगी। विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, ये देख लो भाई। ये करंट का क्वेश्चन आपका वापस आपसे पूछा गया है और ये आपका नेशनल का करंट है, राष्ट्रीय करंट है भाई। आपको पता है 5 क्वेश्चन राष्ट्रीय करंट के आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके स्टेट यानी राज्य के करंट के आएंगे। तो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये क्लास है, मॉडल पेपर ये बनाया है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति जो आपका 24 है यानी गरुड़ शक्ति 24 है, भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था? भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था ये? तो ये आपका हुआ था इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास है ये आपका आयोजित हुआ था। विकल्प नंबर आपका 2 है ना, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन किसको बोलते हैं? अर्वाचीन का विलोम बताना है। अर्वाचीन का मतलब होता है भाई नवीन। क्या होता है? नवीन होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विलोम का मतलब होता है विपक्ष, ठीक है। तो अर्वाचीन का हो जाएगा आपका प्राचीन, और अगर आपको आधुनिक बोले ना तो भी आपका क्या होगा? प्राचीन, और अगर आपको नवीन बोले ना तो भी आपका क्या होगा? प्राचीन, ठीक है। विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देख लो, साइंस का प्रश्न आ गया भाई। साइंस का क्वेश्चन आ गया। साइंस के क्वेश्चन आपके पेपर में 5 आएंगे और 5 ही मैंने आपके यहाँ पे डाले हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और धातु अधातु, मानव शरीर, ये सब क्वेश्चन मैंने डाले हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पशु परिचर में भी आया था। उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? अपसारी दर्पण के नाम से, अभिसारी दर्पण के नाम से, या फिर समतल दर्पण के नाम से, या फिर परवलयिक दर्पण के नाम से। तो उत्तल दर्पण है ना, इसको आपका अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण का अन्य क्या नाम है? अभिसारी दर्पण। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पश्चिमी राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। ऐसी क्लास आपको यूट्यूब के इतिहास में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। यानी 4th ग्रेड की क्लास तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, छोटे से लेकर बड़े चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चनों का लेवल है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। न राजस्थान जीके के मिलेंगे, न साइंस के मिलेंगे, न कंप्यूटर के मिलेंगे, न संविधान के मिलेंगे, न पॉलिटिकल के मिलेंगे, न हिंदी के मिलेंगे, न करंट के मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। इसलिए छोटा सा टारगेट है 5000 लाइक का, कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट क्लास में आपके बीच में बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो पश्चिमी राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? तो ये आपका हो जाएगा 60% से अधिक। 60% से अधिक क्षेत्र आपका क्या है? ये आपका मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन किंतु परंतु बट मरुस्थल में है ना, मरुस्थल में जनसंख्या कितनी निवास करती है? जनसंख्या आपकी लगभग 39 से 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2024 में मिला था? 100% ये प्रश्न आपका छपने वाला है। यहाँ से कन्फर्म एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 100 नहीं, हाँ 99 नहीं, 100% चांस है। हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए ना, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ना, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। इसलिए बोल रहा हूँ साथ साथ में आप क्लास के नोट्स भी बना लो भाई। ये जो क्लास है इससे आपका टाइम खराब नहीं होगा, ये क्लास आपको बहुत फायदा देकर जाएगी। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 व्यक्तियों को मिला था। 4 व्यक्तियों को मिला था। ध्यान से देख लेना भाई, ऑप्शन चेंज किए जाएंगे, बस एक ऑप्शन डाला जाएगा राइट, बाकी 3 अलग आपके होंगे। तो इसमें देखो 4 व्यक्तियों को मिला था। एक तो आपके कौन थे? एक तो आपके मनु भाकर। एक तो कौन थे भाई? मनु भाकर को मिला था। एक तो मनु भाकर को मिला, और दूसरा आपका मिला था किसको भाई? मुकेश को मिला था। किसको मिला था? मुकेश को मिला था। और तीसरा आपका मिला था हरमनप्रीत को। किसको मिला था? हरमनप्रीत को। और चौथा आपका मिला था प्रवीण कुमार को। चारों नाम याद कर लेना, कन्फर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। चारों नाम आप कॉपी में लिख लेना। तो चौथा किसको मिला था? प्रवीण कुमार को। यानी इसमें से विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा?
जर्मनप्रीत, ये नाम चेंज कर दिया, हरमनप्रीत था भाई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दीपाली देशपांडे गलत है और अनुरानी गलत है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 3 है, ये राइट हो जाएगा। यानी प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो विकल्प नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करो। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो देखो शारीरिक है ना, ये आपका ऐसा ही लिखा जाता है। आजीविका है ना, ये भी आपका ऐसा ही लिखा जाता है। मानवीकरण है ना, ये भी आपका ऐसा लिखा जाता है। किंतु परंतु बट परीक्षित है ना, ये आपका ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये गलत है परीक्षित। तो सर जी शुद्ध रूप बताओ। तो शुद्ध रूप आपका हो जाएगा प्रशिक्षित, प्रशिक्षित। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि एकलिंग महात्म में एक संस्कृत है ग्रंथ है। एकलिंग महात्म में एक संस्कृत ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये थोड़ा सा राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, कॉपी में एक बार अटका लेना भाई, क्वेश्चन को नोट कर लेना। तो एकलिंग महात्म में एक संस्कृत है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? बप्पा रावल, कान्हा व्यास, अत्रि और महेश, महाराणा कुंभा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ से 2 राइट हो जाएगा, कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, राजस्थान के लोक देवता पाबूजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कला संस्कृति से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान की कला संस्कृति से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। देखो उनका जन्म पाबूजी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान के लोक देवता पाबूजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी पाबूजी के बारे में बात हो रही है। उनका जन्म खाली खबर के जुन्ना गांव में हुआ था, यानी पाबूजी का जन्म खाली खबर के जुन्ना गांव में हुआ था, एकदम सही बात है भाई। उनकी माता का नाम अप्सरा था, यानी पाबूजी की माता का नाम अप्सरा था, ये भी बात सही है। उनकी पूजा का मुख्य स्थान कोल्लू फलोदी में है, ये भी सही बात है, यानी पाबूजी की पूजा का जो मुख्य स्थान है ना, ठीक है, मुख्य मंदिर, तो वो आपका कोल्लू फलोदी में है। और विकल्प नंबर 3 है ना, इसको ध्यान से पढ़िए, पाबूजी को घोड़ों के देवता के रूप में पूजा जाता है, ये बात गलत है, क्योंकि पाबूजी को घोड़ों के देवता के रूप में नहीं पूजा जाता, पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ से आपका विकल्प नंबर 3 है ना, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये देख लो, कंप्यूटर का वापस क्वेश्चन आ गया है भाई। कंप्यूटर का क्वेश्चन बोल रहा है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कन्फर्म बोल रहा हूँ, डेफिनेटली आपका, हाँ कन्फर्म बोल रहा हूँ, डेफिनेटली आपके एग्जाम में शॉर्टकट कुंजी है। यहाँ से क्वेश्चन कंप्यूटर में कन्फर्म आएगा। जितनी भी शॉर्टकट कुंजी है उनको याद कर लो, और जितने भी फुल फॉर्म है उनको याद कर लो, कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसकी शॉर्टकट कुंजी आपकी क्या हो जाएगी? F5 हो जाएगी। विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न आपका विद्यार्थियों क्या बोल रहा है, अच्छा सा प्रश्न है भैया आपका। प्रश्न क्या है, प्रश्न को वापस पढ़िए ध्यान से। प्रश्न है कि बीकानेर जैसलमेर आदि गांवों के नामों में, बीकानेर जैसलमेर आदि गांवों के नामों में प्रत्येक रूप में सर का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? यानी जो बीकानेर जैसलमेर के जो गांव है ना, उनका प्रत्येक रूप में, यानी लास्ट के अंदर, गांव के नाम के लास्ट के अंदर है ना, सर नाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो इनका आपको पता है क्या, सर नाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इनका इसलिए किया जाता है कि वहाँ पे पानी की उपलब्धता है ना, इसके कारण वहाँ पे सर नाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे तालाब वगैरह है ना, तालाब वगैरह, उनके कारण यहाँ पे क्या किया जाता है, उनके गांव के नाम के पीछे सर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 1 अप्रैल 2025 के अनुसार आपको यह आंसर देना है। करंट का प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है, राजीव कुमार है, ज्ञानेश कुमार है, सुशील अरोड़ा है। तो विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
तो ये आपके ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 के अनुसार है। करंट का पर्सन आपका डेफिनेटली बन सकता है कन्फर्म। एक आपका डेफिनेटली क्वेश्चन और क्या बन सकता है कन्फर्म, 100% करंट का क्वेश्चन है। ये बन सकता है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन है। इसरो के नए अध्यक्ष, तो इसरो के नए अध्यक्ष हो जाएंगे वीर नारायण। ये भी क्वेश्चन आपका कंफर्म बन सकता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि 17 मार्च 1948 में गठित मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया था। ये भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 17 मार्च 1948 में गठित मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया था। तो शोभाराम ने किया था, गोकुललाल असावा ने किया था, माणिक्यलाल वर्मा ने किया था, या फिर महाराणा भूपाल सिंह सेकंड ने किया था। तो विकल्प नंबर आपका 1 है ना, ये राइट हो जाएगा। यानी मत्स्य संघ का जो नेतृत्व है ना, ये आपका किया था शोभाराम कुमावत ने। विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। और मत्स्य संघ में आपकी टोटल 4 रियासतें शामिल थी। एक तो आपकी थी अलवर, एक आपकी थी भरतपुर, एक आपकी थी करौली, एक आपकी थी धौलपुर, ठीक है, ABCD। और राज प्रमुख है ये आपके धौलपुर के शासक को बनाया गया था, और जो राजधानी है ये अलवर को बनाया गया था, और उद्घाटन है ये भरतपुर के लोहागढ़ में हुआ था। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है। राजस्थान का राज्य पक्षी आपको पता है क्या है भाई, गोडाउन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गोडाउन आपको पता है राजस्थान का राज्य पक्षी है। और पालतू के अंदर अगर आपको पूछे तो पालतू आपका ऊंट हो जाएगा। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 2014 के अंदर मिला था, और गोडाउन को दर्जा मिला था 1981 के अंदर। तो राज्य पक्षी पूछे, सॉरी हाँ, राज्य पक्षी है ना ये गोडाउन है, ठीक है। इसको दर्जा 1981 में मिला था। और एक आपका राज्य पशु आता है वो है चिंकारा, ठीक है। तो उसको भी कब मिला था, उसको भी आपका 1981 में मिला था। और एक राज्य पालतू पशु है वो ऊंट है, उसको 2014 के अंदर मिला था। यानी चारों बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया। ये देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं संविधान से रिलेटेड। 5 क्वेश्चन आपको पता है भारत के संविधान के आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान है ये कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान है ना, ये आपका 26 नवंबर को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टोरडी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से ईमानदारी से बताना ये क्वेश्चन आपको आता है या फिर नहीं आता है। टोरडी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया। एक ही क्वेश्चन, मैंने बोला था ना क्लास के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टोरडी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया। पार्वती, सोहद्रा, कोठारी, मनाली। कोठारी नदी पर तो मेजा बांध बनाया गया जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। और टोरडी सागर बांध है ना, ये आपका सोहद्रा नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी पर, सोहद्रा नदी के अंदर, सोहद्रा नदी के ऊपर बनाया गया। अब आपके मन में डाउट है कि सर जी हमें ये तो पता चल गया कि टोरडी सागर बांध है ये सोहद्रा नदी पर बनाया गया, लेकिन हमें आप ये बताओ कि टोरडी सागर बांध है ये कहाँ पर है। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा टोंक के अंदर, ठीक है, टोंक के अंदर। एक पार्वती नदी पर एक बांध है जो किसी को नहीं पता है, लेकिन आपको याद रखना है। कौन सा बांध है, उर्मिला सागर बांध। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों बातें आपको कॉपी में नोट कर लेनी है। उर्मिला सागर बांध है ये कहाँ पर है, ये पार्वती नदी पर है। और ये कौन से जिले में है, तो ये धौलपुर जिले में है। ये दोनों बांध कहाँ पर है और कौन सी नदी के ऊपर है, ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। याद कर लेना, लिख लेना। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है। एक बात आपको बता रहा हूं मैं, सीक्रेट बात बता रहा हूं आपको एक, ठीक है, कन्फर्म बोल रहा हूं आपको, एक सही बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। करंट में एक क्वेश्चन आपको जो मंत्रिमंडल है ना वहां से कन्फर्म पूछा जाएगा। एकदम अच्छे से याद कर लेना। राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं, जैसे आपके चिकित्सा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, पंचायत राज विभाग में मंत्री कौन है, ठीक है, और कृषि मंत्री कौन है, पशुपालन मंत्री कौन है, सारे याद कर लेना। एग्जाम में कन्फर्म आएगा क्वेश्चन। तो प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि स्वतंत्र प्रभार वाले ऊर्जा मंत्री कौन है राजस्थान के, 1 अप्रैल या फिर अप्रैल 2025 के अनुसार बताना है। तो जोगाराम पटेल है ना, श्री जोगाराम पटेल। एक तो ये विकल्प में दे रखा है आपको, एक दे रखा है श्री हीरालाल नागर, ठीक है, और एक आपके दे रखे हैं डॉक्टर नीरज कुमार पवन।
ठीक है, एक दे रखे हैं श्री भजनलाल शर्मा। तो ऊर्जा मंत्री ये आपके हो जाएंगे हीरालाल नागर। और एक आपके आते हैं श्री जोगाराम पटेल, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। एक आपके आते हैं श्री भजनलाल जी शर्मा, ये आपको पता है क्या है, ये आपके हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। ये बातें आपको नॉर्मल पता होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं लगा है? प्रत्यक्ष, प्रस्थान, प्रचार या फिर प्रसार। प्रसार में आपका लगा है, मूल शब्द अलग है और प्रत्यय अलग है। प्रचार में भी लगा है, मूल शब्द अलग है और प्रत्यय अलग है। प्रस्थान में भी लगा है, लेकिन प्रत्यक्ष है ना, इसमें नहीं लगा। प्रत्यक्ष में तो प्रति उपसर्ग लगा है, और इन तीनों में है ना, इन तीनों में प्र उपसर्ग लगा है। कैसे लगा है ये आप खुद देख सकते हो। प्र धन स्थान, ठीक है, ये मूल शब्द है। प्र धन चार, ये मूल शब्द है और ये उपसर्ग है। और प्र धन सार, और इसका आपका क्या बनेगा, इसका बनेगा प्रतिधन क्षय, प्रत्यक्ष। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है ये देख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य राजस्थान में मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद की पहल में नागौर जिले को निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए चयनित किया गया है? तो नागौर जिले को आप सभी को पता है किस उत्पाद के लिए चयन किया गया है? मेथी के लिए किया गया है, ठीक है। और मेहंदी है ये किसकी है? ये सोजत पाली की है। मेथी तो आपकी किसकी है? मेथी तो आपकी है नागौर की, और मेहंदी है ना, मेहंदी ये सोजत पाली की हो जाएगी, ठीक है। और सौंप है ना, सौंप ये आपका जालोर का हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक योग्यता नहीं है? यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ना, उसमें कौन सी योग्यता आपकी आवश्यक नहीं है? देखो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही बात है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है। लेकिन किंतु परंतु बट वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति की जा रही है, ये गलत बात है। कोई जरूरी नहीं है कि जो राज्यपाल है, जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है उसका ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि राजस्थान के राज्यपाल आपको पता है, वर्तमान में जो राजस्थान के राज्यपाल है ना, वो महाराष्ट्र राज्य के हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि खुद के राज्य का होना ये जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के राजपूत शासक, ठीक है, राणा सांगा या फिर संग्राम सिंह के पिता थे? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के राजपूत शासक हैं? वो राणा सांगा, यानी राणा सांगा का सही नाम क्या था भाई? संग्राम सिंह था। तो उनके पिता कौन थे? राणा रायमल, मोक्कल सिंह, राणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह। तो इनमें आपके विकल्प है ना, विकल्प है एक है, ये राइट हो जाएगा। यानी राणा सांगा संग्राम सिंह के आपके पिता ये कौन हो जाएंगे? राणा रायमल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? वेरी करंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला था ना, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके डाले गए हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। पर्सन क्या बोल रहा है? मैंने बोला था 1 घंटे की क्लास होगी, बस आप एकदम अच्छे से देख लेना। आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया, आप एक और ऐसी क्लास लेकर आओ। तो साथ में नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। और सेशन को लाइक करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो पर्सन क्या बोल रहा है कि तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण है, ये किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये आपका हुआ था जोधपुर के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ था भैया? आपका ये जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ था। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला है कि स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द क्या है भाई? स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द क्या है? तत्सम है, देशज है, विदेशी है, तद्भव है। तो ये सारे के सारे आपके सिलेबस के अंदर है भाई। तत्सम, देशज, विदेशी, तद्भव, ये सारे के सारे आपके क्या है? 4th ग्रेड है ना, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, इसके अंदर आपकी शामिल है। स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा। और चंद्र का तद्भव रूप है ना, ये क्या होगा? ये चांद होगा भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है? सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण कब शुरू हुआ था? ये देख लो, आपका करंट का प्रश्न आपका पूछा गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना भाई। सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण है, ये आपका कब शुरू हुआ था? मार्च 2025, जनवरी 2025, दिसंबर 2024, फरवरी 2025। तो सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण है ना, ये आपका
दिसंबर 2024 के अंदर शुरू हुआ था। और अगर आपको डेट पूछी जाए ना, तो डेट भी आपको याद रखनी है 27 दिसंबर। ठीक है, 27 दिसंबर 2024 को सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण ये शुरू हुआ था, और ये राजस्थान के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में हाल ही में रोजगार दक्षता के लिए माई नरेगा ऐप पेश किया गया है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, और एग्जाम में ऑलरेडी पूछ भी लिया है, ठीक है, लेकिन वापस आपका रिपीट हो सकता है कि राजस्थान के किस जिले में हाल ही में रोजगार दक्षता के लिए माई नरेगा ऐप को लॉन्च किया गया है। तो विकल्प आपको 4 दे रखे हैं, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर। तो माई नरेगा ऐप है ना, माई नरेगा ऐप ये आपका लॉन्च किया था बाड़मेर जिले ने। तो विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, एक सेकेंड। अगला प्रश्न आपका परिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि सेक्रेसी का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। सेक्रेसी का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? सचिव है, अनुसंधान है, निलंबन है, या फिर गोपनीयता है। तो सेक्रेसी का आपका क्या हो जाएगा? गोपनीयता हो जाएगा, यानी गुप्त हो जाएगा, ठीक है। और सचिव है ना, ये होता है सेक्रेटरी का। तो ये बातें आपको नॉर्मल पता होनी चाहिए। एक आपका आता है एजेंडा, तो उसका क्या होता है ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। एक क्वेश्चन है ना एग्जाम में कन्फर्म आएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला स्वाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को मराठा आक्रमणों से बचाने के लिए बनवाया गया था। ये क्वेश्चन हिस्ट्री और कल्चर दोनों से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला स्वाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को मराठों के आक्रमण से बचाने के लिए बनवाया गया था। तो मेहरानगढ़ किला तो आपको पता है जयपुर में है ही नहीं, ये तो जोधपुर के अंदर है, और इसका निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया था, ठीक है। और आमेर का किला है, ये आपको पता है जयपुर के अंदर है, लेकिन ये निर्माण है ये स्वाई जयसिंह द्वितीय ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण तो मानसिंह ने करवाया था। और जयगढ़ किला है, इसका निर्माण हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में बड़ी आंत का मुख्य रूप से क्या है। मानव शरीर में बड़ी आंत का मुख्य रूप से क्या कार्य है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक तो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन को पचाना, एक है पचे हुए भोजन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, एक है पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, एक है प्रोटीन को पचाना। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मानव शरीर में बड़ी आंत का है ये मुख्य कार्य है, ये क्या होता है। मैं देखता हूँ कितने विद्यार्थियों को साइंस आती है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, ये चारों विकल्प आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और फिर इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की कौन सी रैंक थी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कौन सी रैंक हासिल की। 13वीं, 18वीं, 9वीं या फिर 15वीं। तो ये करंट का प्रश्न है, नेशनल और स्टेट दोनों से इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको स्टेट में काउंट कर लो चाहे नेशनल में काउंट कर लो, एक ही बात है। राष्ट्रीय और राज्य दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने है ना 15वीं रैंक हासिल की थी। राजस्थान ने कौन सी रैंक हासिल की? 15वीं रैंक हासिल की। तो विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, एमएस एक्सेल में वह फंक्शन जो ऋण के भुगतान की गणना करता है और यह निश्चित भुगतान और निश्चित ब्याज के दर के आधार पर होता है, वह कौन सा है। यानी एमएस एक्सेल में वह फंक्शन हमें बताना है जो ऋण के भुगतान की गणना करता है, प्लस में वह क्या है, निश्चित भुगतान और निश्चित ब्याज के आधार पर होता है। तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन, ये आपका पीएमटी फंक्शन हो जाएगा।
विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको नोट कर लेना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो भी इस क्वेश्चन को रट लेना, ठीक है। अब आपको पता है 2 महीने का समय है, अब नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, रटना पड़ेगा भाई। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में 3-4 क्वेश्चन तो हमें, अगर सिलेक्शन की दौड़ में रहना है ना तो 5 में तो 3-4 क्वेश्चन तो हमें करने ही होंगे, क्योंकि हम गाँव के विद्यार्थी हैं, हमको इंग्लिश नहीं आती है। हम बाकी सब्जेक्ट कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश हमसे नहीं हो पाती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट है उनको तो हमें एकदम अच्छे से याद करना है। अगर याद नहीं होता है, समझ नहीं पाते हो तो रट लो, ज़्यादा बात थोड़ी ना है। 1-2 महीनों की बात है, वापस बोल जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2 महीनों के लिए तो कम से कम रट लो। पर्सन क्या बोल रहा है अगला? हाँ, अगला पर्सन बोल रहा है सारे सब्जेक्ट रट लो भाई अच्छे से। अगला पर्सन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसमें आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। बांसवाड़ा जिला है ना, ये गुजरात राज्य के साथ भी सीमा लगाता है और मध्य प्रदेश के भी साथ सीमा लगाता है। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? ये भी आपके लिए विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, शिवचंद भारतीय, ठीक है, मालचंद तिवारी, तेज सिंह जोधा। तो इसमें आपकी विकल्प नंबर 3 है ना, शिवचंद भरतिया, ये आपके राइट हो जाएंगे। विकल्प नंबर 4 नहीं 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। शिवचंद्र है ना, शिवचंद्र भारतीय, ये आपके क्या हो जाएंगे? राजस्थान साहित्य के प्रथम गद्य लेखक हो जाएंगे। अगला विकल्प, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द उपसर्ग युक्त है? उपसर्ग युक्त कौन सा है भाई? तो देखो, परबल है ना, परबल, इसमें उपसर्ग है भाई। स्वागत है ना, स्वागत, शोधन आगत, इसमें भी उपसर्ग है। परिधन पूर्ण, इसमें भी उपसर्ग है। किंतु परंतु बट, ये नीचे के 3 ऑप्शन है ना, इसमें उपसर्ग नहीं है, सभी शब्द में नहीं है। विकल्प नंबर 1 है ना, परबल, स्वागत, परिपूर्ण, इनमें उपसर्ग है भाई। तो उपसर्ग युक्त है, ये आपका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। 1 बताने वाले सारे के सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला है कि राजा कल्याण सिंह द्वारा भू राजस्व में 50 से 50 क्वेश्चन को वापस आराम से पढ़िए। राजा कल्याण सिंह द्वारा भू राजस्व में 25 से 50% की वृद्धि करने पर निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन शुरू हुआ था? सीकर किसान आंदोलन, बरड किसान आंदोलन, निमोचाना किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। तो विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। सीकर किसान आंदोलन ये शुरू हुआ था, यानी राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% भू राजस्व में वृद्धि करने पर सीकर किसान आंदोलन शुरू हुआ था। और अगर आपको ये पूछ ले सीकर किसान आंदोलन से संबंधित आपके शासक कौन है, राजा कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राजा कल्याण सिंह होगा, ठीक है। राजा कल्याण सिंह है ना, इनका संबंध सीकर किसान आंदोलन से है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कजली तीज का त्योहार निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है या फिर किस स्थान के लिए अद्वितीय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कजली तीज का त्योहार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान के लिए संबंधित है? तो कजली तीज का त्योहार आपको पता है राजस्थान में रणकपुर में मनाया जाता है क्या? नहीं। जैसलमेर में मनाया जाता है क्या? नहीं। जोधपुर में? नहीं। तो कहाँ पर मनाया जाता है? बूंदी के अंदर मनाया जाता है। विकल्प नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए विकल्प नंबर 4 बताने वाले क्या हो जाएंगे? सारे के सारे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ये देख लो, एक और संविधान का क्वेश्चन आ गया है। बोला था ना 1 घंटे की क्लास है, एकदम अच्छे से देख लेना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारों को नोट कर लेना, ठीक है। फिर आप अंत में खुद बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर के मुंशी को, महात्मा गांधी को। तो भारतीय संविधान का जनक है ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। एक बात ये भी ध्यान रखना, प्रारूप समिति थी ना संविधान की, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी आपके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोनों बातें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे? भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान की पॉलिटिकल से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 2 है, ये राइट हो जाएगा। श्री के राधाकृष्णन आपके क्या हो जाएंगे? राजस्थान के मुख्य प्रथम सचिव हो जाएंगे। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करके एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है। क्वेश्चन को वापस पढ़ लेना, निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई, कंट्रोल प्लस F7 हो जाएगा, क्या कंट्रोल प्लस F7 होगा या फिर कंट्रोल प्लस F2 होगा। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका एक राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसमें एक विकल्प राइट होगा भाई मेरे अनुसार। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको चेंज लगता है तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक ही इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था। जनसंख्या वाला टॉपिक है ना, जनगणना वाला, ये आपके सिलेबस में दे रखा है और पशु परिचय में कम से कम हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन तो आपके कन्फर्म पूछे जाएंगे, देख लेना, फेवरेट टॉपिक है ये दिनेश बोर्ड का, और सिलेबस में भी टू द पॉइंट दे रखा है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला आपका जो जिला है ना, ये आपका जैसलमेर था भाई, ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। ये भी बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, तो विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला है कि 1924 में किस राज्य द्वारा 1924 में किस राज्य द्वारा जरायम पेशा, ठीक है, कानून पारित किया गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 1924 में किस राज्य द्वारा जरायम पेशा कानून पारित किया गया था। तो ये कानून किसके द्वारा पारित किया गया था, किस रियासत के द्वारा, तो ये आपका जयपुर रियासत के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, ये बताओ। आशीर्वाद वाला न जाने कितनी एग्जाम में आ गया है। अगर अब भी आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है भाई, एकदम ईजी सा क्वेश्चन है भाई, एकदम ईजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शुद्ध शब्द पूछा है। तो आशीर्वाद आपको पता है कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद। सही है क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। विकल्प नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बताओ भी, 2 हो जाएगा क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि बाबा का भांगड़ा झील किस क्षेत्र में स्थित है। बाबा का भांगड़ा किस झील क्षेत्र में स्थित है। तो बाबा का भांगड़ा आपको पता है किस में है, बालसमंद जोधपुर के अंदर है, इसमें नहीं है भाई। राजसमंद के अंदर ही है, इसमें भी नहीं है। कोलायत बीकानेर के अंदर है, इसके अंदर भी नहीं है। तो किस में है, जयसमंद के अंदर है। बाबा का भांगड़ा झील है, ये किस क्षेत्र में है, बाबा का भांगड़ा किस झील क्षेत्र में है, तो यह आपका हो जाएगा बालसमंद के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा जयसमंद, ठीक है। और जो डाउट वाले पर्सन थे ना, वो जो मैंने आंसर बताए हैं ना, आप उसी को ही मानना, ठीक है। और लास्ट में मैं आपके क्लियर भी कर दूंगा। जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन में बताया था, उसमें आपको पता है, जैसे अगर आपको पूछ ले कि कंप्यूटर में प्रिंट प्रीव्यू की, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या है, तो आपको क्या बताना है, कंट्रोल प्लस F2, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले आशीर्वाद का शुभ रूप, तो आपका क्या हो जाएगा, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। यानी दोनों बात मैंने आपको एकदम सही बताई थी, ठीक है, और मैंने कन्फर्म भी कर लिया। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आपको क्वेश्चन को वापस घुमाया जा सकता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये कब जोड़ा गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 1976 के अंदर। और कौन से संविधान के संशोधन के अंदर, 42वें संविधान संशोधन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति का एक नियम नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है, ठीक है। तो इसमें आपका देखो प्रभाविता का नियम है, और ऐसे भी आपका पेपर में ऐसे ही आएगा, निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। मतलब पेपर आपका जिस प्रकार से आता है ना, उसी प्रकार से हमने मॉडल पेपर बनवाया है। तो ये साइंस का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रभाविता का नियम ये संबंधित है आपका, ठीक है, वंशागति से संबंधित है। और स्वतंत्र अपवयन का नियम ये भी संबंधित है। पृथक्करण का नियम भी संबंधित है। विभ्रंशन का नियम ये नहीं संबंधित है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 ही नियम थे वंशागति के, एक तो प्रभाविता का था, एक स्वतंत्र का था, एक पृथक्करण का था। चलो विकल्प नंबर
2 है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उसके बाद विद्यार्थियों अगला प्रश्न है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस देशी रियासत में झंडा आंदोलन हुआ था? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस देशी रियासत में झंडा आंदोलन हुआ था? बीकानेर, मेवाड़, मारवाड़, कोटा। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई, बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना मुझे, मेरे को कन्फर्म याद नहीं है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, ये थोड़ा सा देख लो इंपॉर्टेंट आ गया है वाक्यांश के लिए। एक शब्द वाला प्रश्न है भाई, शब्दों को वाक्यांश से सुमेलित कीजिए, ठीक है। अच्छा प्रश्न है आपके लिए। जैसे व्याकरण है ना, व्याकरण का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो व्याकरण जानता है, यानी सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। और शत्रु का क्या हो जाएगा? जो शत्रु की हत्या करता है, ठीक है। और जो दुष्प्राय का है ना, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? जो बहुत कठिनाई से मिलता है, ठीक है। और अलौकिक का क्या हो जाएगा? जो लोक में संभव न हो, यानी सी का 4 और एक का क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा 3, ठीक है। और बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2, यानी ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। तो ये किस में है भाई? ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये हो गया आपका। ये देख लो, ए का 3, बी को 1, सी का 4 और डी का 2। चलो अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? हरियाली अमावस्या का पर्व यानी त्योहार है, ये किस तिथि को मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का त्योहार आपको पता है कब मनाया जाता है बच्चों? अरे हरियाली अमावस्या का मनाया जाता है आपका श्रावण अमावस्या को। विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। कब मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भारत के संविधान सभा में शामिल थी महिला सदस्य, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में शामिल थी महिला सदस्य कितनी शामिल थी? 7, 10, 15, 5। तो भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य शामिल थी। विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। कितना राइट हो जाएगा बच्चों? 3 राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 बताने वाले क्या हो जाएंगे? सारे के सारे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की थी? ये अच्छा प्रश्न है भैया आपके लिए। ये संविधान से रिलेटेड अच्छा प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की। तो इसमें आपका हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। विकल्प नंबर 4 बताने वाले सारे बच्चे क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपका जैसलमेर होगा। पुनर्चक्रण किया जा सकता है, ये आपका अपशिष्ट प्रबंधन वाला टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। पुनर्चक्रण किया जा सकता है, तो इसमें आपका हो जाएगा एक तो धातुओं के डिब्बों का पुनर्चक्रण हो सकता है, एक प्लास्टिक की बोतलों का पुनर्चक्रण हो सकता है। चिकित्सा अपशिष्ट और रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का नहीं होता है। तो ए डी ऑप्शन कौन से में है? ए डी, ए डी, ए डी, ए डी, ए और डी, ए और डी, ए और डी। विकल्प नंबर आपके 3 में राइट हो जाएंगे, ठीक है। विकल्प नंबर 3 में आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यानी मैंने एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है। अगला प्रश्न है कि कजली तीज का त्योहार ये करवा दिया है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बात पूछिए क्या? कल माताजी आ रहे हैं, रानी मधुर स्वर में बोला, तुम तुम्हारे घर जाओ, वे अच्छे आदमी नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। वे अच्छे आदमी नहीं है, ये शुद्ध हो जाएगा। और बाकी ऊपर के 3 है ना, कल माताजी आ रही है, ठीक है। कल माताजी आ रहे हैं ये गलत हो जाएगा। रानी मधुर स्वर में बोली, बोला नहीं होगा, यहाँ पे बोली होगा। तुम्हारे घर जाओ, ये ऐसे होगा। तुम घर जाओ, ये भी सही था। तुम्हारे घर जाओ, ये भी सही था। तुम तुम्हारे घर जाओ, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बीकानेर के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सा मेला लगता है? कोलायत झील भी है बीकानेर के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बीकानेर के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सा मेला लगता है? अरे कपिल मुनि का मेला लगता है, ध्यान रखना। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा।
दो राइट हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये अच्छा प्रश्न भाई। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो यह आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, दो राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया विद्यार्थियों आपसे, अगला है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम, ये करवा दिया ना, किस समूह के सभी शब्द आपके शुद्ध है, ये देख लो। एक बात आपको मैं बताऊं ना, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो उसके ऑप्शन काटने शुरू कर दो। अब जैसे ये प्रश्न मान लो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये आपको नहीं आ रहा है मान लो उदाहरण के लिए, अब इसके ऑप्शन काटने शुरू कर दो। अब आपको पता नहीं है कि कौन से के सभी शुद्ध है, तो देखो इसमें ऑप्शन काटते हैं। जैसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, नमस्कार सही है क्या, सर जी नमस्कार तो सही है। कष्ट, कष्ट भी सही है, ठीक है। शंकर भी सही है। विश्वास ऐसे लिखा जाता है क्या, ये गलत हो जाएगा। विश्वास तो आपका ऐसे नहीं लिखा जाता क्या, विश्वास, ठीक है ना, हाँ, तो ये भी गलत हो जाएगा ना। और उसके बाद ये विकल्प, इसमें क्या बोला था, सभी पूछा है, तो इसमें विश्वास तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा विकल्प। उसके बाद देखिए दीक्षा, विपक्ष, ग्रहित, गणना, इसको एक बार छोड़ो। ये देखो सुषमा, शासन, साका, संतुष्ट, संतुष्ट तो सही है, ठीक है। सुषमा भी सही है। शासन ऐसे लिखा जाता है क्या, शासन गलत है भाई, शासन ऐसे लिखा जाता है, शासन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलो तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें देखो झूठ है ना, झूठ, अभिष्ट, कनिष्ठ, ये तो चलो मान लो सही बात है, लेकिन झूठ है ना, झूठ ये ऐसे लिखा जाता है झूठ, तो ये भी नहीं होगा। तो सभी शुद्ध है, ये किस में हो जाएंगे, दीक्षा, विपक्ष, ग्रहित, गणना, ये सभी क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा ऑप्शन काटने, अगर आपको कोई क्वेश्चन 100% 100% नहीं आ रहा है, तो उसके ऑप्शन काटने शुरू कर दो, फिर आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा, यानी आंसर आपको खुद पता चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन मान लो अगर आप ऑप्शन काटते तो यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, यानी एकदम इजी जिस शब्द तो आपको आते हैं ना, तो बस उतने ही काटने थे, और सभी शब्द पूछा था, तो सभी तो आपके विकल्प नंबर 3 में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, अगला बोल रहा है कि कौन सी झील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी हुई है। ये भी एक अच्छा प्रश्न भी, कौन सी झील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी हुई है। आना सागर झील अजमेर के अंदर है, ठीक है, ये विकल्प आपका नहीं होगा। पुष्कर झील आपकी अजमेर के अंदर है, ये आपका राइट हो जाएगा। सिलिसिएट झील आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अलवर के अंदर है, और कायलाना झील आपकी जोधपुर के अंदर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद मेरे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है। ये देख लो प्रश्न आ गया आपका साइंस का, मैंने बोला था ना हर टॉपिक से सिलेबस से क्वेश्चन उठाया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी में नहीं है। उपधातुएं, ये तो है भाई, धातुक्रम, धातुएं, अधातुएं। देखो तत्वों की वर्गीकृत श्रेणी में 3 आती है, एक तो आती है उपधातुएं, एक आती है धातुएं, एक आती है अधातुएं, लेकिन धातुक्रम है ना, ये कोई श्रेणी का भाग नहीं है, यानी विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका कितना राइट हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई। बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई, श्रीलाल के द्वारा, लक्ष्मी कुमारी के द्वारा, विजयदान देथा के द्वारा, मालचंद तिवारी के द्वारा। तो बातारी फुलवारी अगर आपको पूछ ले कितने खंडों में विभाजित है, तो आप क्या बताओगे, 14 खंडों में विभाजित है, ठीक है। एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है। और किसने लिखी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, विजयदान देथा ने लिखी। विकल्प नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उसके बाद मेरे बच्चों अगला है कि सूक्ष्म अन्वेषण अर्थ को प्रकट करने के लिए सर्वाधिक सही मुहावरे का चयन कीजिए। ये देखो अच्छा है भाई, एकदम अच्छा प्रश्न भाई, ठीक है। अब देखो पहले आपको ये प्रश्न ना अगर सही करना है, तो आपको सबसे पहले सूक्ष्म अन्वेषण का अर्थ आना चाहिए, ठीक है, फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब सूक्ष्म अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, ये एकदम गजब का क्वेश्चन है भाई, लेवल का। अध्ययन बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। तो सूक्ष्म अन्वेषण का अर्थ है ना, ये होता है भाई छोटे स्तर पर जांच करना, छोटे या निजी स्तर पर, एकदम छोटे स्तर पर जांच करना, ये होता है सूक्ष्म अन्वेषण का अर्थ। अब इसके जरिए आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हो। सूक्ष्म अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, छोटे स्तर पर जांच करना। और यहां पे देखो बाल की खाल निकालना, ये क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। सीधा अगर आप देखते सूक्ष्म अन्वेषण का, तो आप नहीं कर पाते। पहले सूक्ष्म अन्वेषण का राइट आंसर देखना है कि इसका अर्थ क्या होता है, फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो।
तो इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और ये हाल ही में अध्ययन बोर्ड ने प्रश्न ये पूछा था, तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। सिवाना किला बाड़मेर में है क्या, एक तो ये बात बोली है। लालगढ़ किला आपका कहां पर है, सिवाना किला बाड़मेर सही है। लालगढ़ किला जालौर ये भी सही है। भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ ये भी सही है। मेहरानगढ़ किला जयपुर में थोड़ी ना नहीं है सर जी, थोड़ी देर पहले बताया था, जोधपुर में है मेहरानगढ़, तो कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। www वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा नाम याद कर लेना, फुल फॉर्म है www की। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर का किया था। किसका किया था बच्चों, कंप्यूटर का किया था। और वर्ल्ड वाइड वेब का है ना, ये किया था टिम बर्नर्स-ली ने। विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। विकल्प नंबर 2 बताने वाले क्या हो जाएंगे, सारे के सारे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के किस गांव में बनाई गई। ये जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। माही बजाज सागर परियोजना किस गांव में बनाई गई, तो यह आपको पता है बांसवाड़ा जिले के बोरनाड़ा बोरखेड़ा, ठीक है, बोरखेड़ा गांव में बनाई गई। विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला है कि किस शब्द के साथ कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता। साहित्यकार, साहित्य धनकार सही है क्या, कर सकते हैं भाई, ये तो बात सही है। कला धनकार, कलाकार ये भी सही है, इसमें भी कर सकते हैं भाई। जादू धनकार, जादूकार ये कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। पत्र धनकार, पत्रकार ये भी कर सकते हैं। किंतु परंतु बट प्रश्न में क्या पूछा था कि किसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो जादू में नहीं किया जा सकता, ठीक है, जादू शब्द में। तो विकल्प नंबर 3 बताने वाले क्या हो जाएंगे, सारे के सारे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। यह आपका ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मरुस्थलीकरण से कौन सा प्रभावित है, तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो पश्चिमी क्षेत्र है ना, पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान का पश्चिमी भाग है ना, ये मरुस्थल से प्रभावित है। ये क्या है भाई, मरुस्थल से प्रभावित है। अगला प्रश्न अगला है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, नरोत्तम लाल जोशी हो जाएंगे, नरोत्तम लाल जोशी। विकल्प नंबर 4 बताने वाले क्या हो जाएंगे, सारे के सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। सारे के सारे सिलेबस के क्वेश्चन है। तो खोदा पहाड़ निकली चुईया का लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, परिश्रम अधिक लेकिन फल का कम मिलना। परिश्रम हमने अधिक किया था लेकिन फल हमें नाम मात्र का मिला। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। एक एक शानदार क्वेश्चन है। यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तो ये मैंने बता दिया था, दक्षिणी पूर्वी जिले हैं इनमें पाई जाती है। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इस साइड में देखने को मिलती है। ये चिक्का प्रधान मिट्टी है, ये भी सही बात है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। अरे इसमें नाइट्रोजन की तो कमी होती है, ये कथन सही नहीं है। ये गन्ना और धनिया जैसी व्यावसायिक फसलों के लिए अच्छी मिट्टी है, ये सही बात है। यानी A, B, D सही है, किंतु परंतु बट C गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताओ। तो उत्थान आपका ऐसे लिखा जाता है, उत्थान, ठीक है। और साधु आपका ऐसे लिखा जाता है, वधु है ना, वधु, ये सही हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से, वधु सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के चूरू क्षेत्र में स्थित है। तो चूरू में आपका कौन सा हो जाएगा, ताल छापर हो जाएगा। ताल छापर आपका चूरू के अंदर स्थित है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखो रामायण सही है, चांद भी सही है, बांसुरी भी सही है। खिड़की ऐसे लिखा जाता है, खिड़की है ना, ये आपका ऐसे लिखा जाता है। तो खिड़की है ना, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है। तो सहरिया जनजाति का लोक नृत्य आपका हो जाएगा शिखर नृत्य। कौन सा हो जाएगा, शिखर नृत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कार्यालय पत्र के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाता। भवदीय तो किया जाता है, निवेदक भी किया जाता है, प्रार्थी भी किया जाता है। आपका अपना कोई कार्यालय पत्र में थोड़ी ना कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन को अगर आप दिमाग से करोगे ना तो आराम से आप कर दोगे भाई। रघुनाथगढ़ सीकर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो रघुनाथगढ़ आपका कौन से में हो जाएगा, ये आपका
उत्तरी अरावली में है। सीकर साइड में आपको पता है कौन सी अरावली है भाई, उत्तरी अरावली है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या है, ऊनियन शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ भाई, ऊनियन का। तो ऊनियन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, उत्धन-नयन। तो क्या हो जाएगा, उत्धन-नयन हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न है कि अकबर ने फर्जंद की उपाधि किसको दी थी, फर्जंद पुत्र की। तो ये आपकी दी थी किसको, बताओ भाई, फर्जंद की उपाधि किसको दी थी अकबर ने। तो ये मानसिंह को दी थी, किसको दी थी, मानसिंह को। विकल्प नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जिसे देखकर भय लगे वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। जिसे देखकर भय लगे उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, भयानक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, उसके बाद है कि विषमगांठी पंचानन किसको कहा जाता है। विषमगांठी पंचानन की संख्या किसको दी गई थी, तो ये आपके राणा हमीर को दी गई थी। विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। ये एक अच्छा प्रश्न है भाई, पॉलिटिकल का ये क्वेश्चन मैंने एक एक्स्ट्रा डाला है, ठीक है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है। अब वर्तमान में कितनी है वो बात ध्यान नहीं रखनी है, लेकिन स्वीकृत कितनी है, ये 50 है। और खंडपीठ आपकी जोधपुर केंद्र है, ठीक है। चलो, तो ये तो आज आपकी इंपॉर्टेंट क्लास थी, और क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, कमेंट बॉक्स में दे रखी है। और सभी के सभी 5000 लाइक कंप्लीट करना, ताकि हम आपके बीच में दूसरी क्लास लेकर आए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की क्लास के लिए कमेंट प्यारा सा जरूर करना। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट। धन्यवाद, थैंक यू।